दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब पूरी दुनिया में एक अजीब सा डेडली वायरस फैल चुका है। इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद लोग सिर्फ कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। इस खतरनाक बीमारी की वजह से धरती की ज्यादातर पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। अब दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो किसी तरह अपनी जान बचाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं बचे हुए लोगों में शामिल थे 4 लोग: ब्रायन, उसका छोटा भाई डैनी, कैट और ब्रायन की गर्लफ्रेंड बॉबी। ये सभी अपनी कार में बैठकर सिटी एरिया की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ब्रायन को आगे रोड पर एक कार खड़ी दिखाई देती है। उस कार के पास फ्रैंक नाम का एक आदमी खड़ा होता है। फ्रैंक को देखते ही ब्रायन तुरंत अपनी कार की सभी विंडो बंद कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो आदमी इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। फ्रैंक उनसे गुहार लगाते हुए कहता है कि उसकी कार का फ्यूल खत्म हो चुका है और उसकी छोटी बेटी भी उसके साथ है। वह उनसे थोड़े फ्यूल और कुछ खाने का सामान देने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो दोनों जिंदा रह सकें। लेकिन ब्रायन फ्रैंक की बात सुनकर भी उसे मदद देने से साफ मना कर देता है। ब्रायन उसे गुस्से में कहता है कि अपनी गाड़ी को रोड से हटाओ और हमें जाने दो, क्योंकि वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। बॉबी यह सब देखकर परेशान हो जाती है। उसे फ्रैंक और उसकी बेटी पर तरस आने लगता है। वह ब्रायन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इस हालात में इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। लेकिन ब्रायन अपने फैसले पर अड़ा रहता है और किसी भी कीमत पर फ्रैंक की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उन सब की नजर फ्रैंक की बेटी पर पड़ती है। वह मास्क पहने हुए थी, लेकिन उसका मास्क खून से पूरी तरह सना हुआ था। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि वह लड़की शायद वायरस से इन्फेक्टेड है। यह नजारा देखकर ब्रायन बुरी तरह घबरा जाता है और बिना देर की अपनी कार स्टार्ट करके वहां से तेजी से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रैंक एक बड़े से पाने से ब्रायन की कार पर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से कार कुछ पल के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाती है और बुरी तरह डगमगाने लगती है। फिर भी ब्रायन किसी तरह अपनी कार पर कंट्रोल कर लेता है और तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस टकराव में उसकी कार को भारी नुकसान पहुंच चुका था। कार की फ्यूल पाइप फट गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी का फ्यूल धीरे धीरे सड़क पर गिरने लगा था। थोड़ी दूर जाने के बाद कार की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूर होकर गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब सभी लोग कार से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता जो उनकी मदद कर सके। इस सुनसान और खौफनाक माहौल को देखकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तभी ब्रायन और बाकी सभी लोग मिलकर एक फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि अपनी कार में बचा हुआ फ्यूल लेकर वापस फ्रैंक के पास जाएंगे, क्योंकि इस वीरान इलाके में फ्रैंक ही उनकी आखिरी उम्मीद था, जिसके पास शायद उन्हें दूसरी गाड़ी मिल सकती थी। इसके बाद चारों लोग समझ जाते हैं कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो अपने जरूरी सामान उठाते हैं और चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अब हर सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं था। सुनसान और डरावने रास्ते पर कुछ देर चलने के बाद आखिरकार ये लोग वापस फ्रैंक के पास पहुंच जाते हैं। फ्रैंक दूर से ही इन्हें अपनी ओर आता देख लेता है और जैसे ही वो चारों उसके पास पहुंचते हैं, वह तुरंत समझ जाता है कि हालात ने इन लोगों को मजबूर कर दिया है और अब इन्हें उसकी कार की जरूरत पड़ चुकी है। फ्रैंक शांत आवाज में कहता है कि वह अपनी कार इन्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वह बताता है कि उसने न्यूज में सुना है कि कुछ डॉक्टरों ने इस जानलेवा बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है और वो डॉक्टर इस समय शहर में मौजूद हैं। फ्रैंक आगे कहता है कि अगर इन्हें उसकी कार चाहिए तो सबसे पहले सभी को उसके साथ शहर चलना होगा। ब्रायन फ्रैंक की बात सुनकर तुरंत उसे रोक देता है। वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ गलतफहमी में जी रहे हो। अभी तक इस खतरनाक बीमारी का कोई भी इलाज या एंटीडोट नहीं बना है और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि कभी बन भी पाएगा। ब्रायन की ये बात सुनकर फ्रैंक कहता है कि अगर उन्हें उसकी गाड़ी चाहिए तो उन्हें उसकी शर्त माननी ही होगी। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि इन चारों के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। मजबूरी में ये सभी लोग फ्रैंक की बात मान लेते हैं। इसके बाद वो लोग बेहद सावधानी बरतते हुए फ्रैंक की गाड़ी को पूरी तरह सैनिटाइज करने लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अब छोटी सी गलती भी मौत को बुलावा दे सकती थी। फ्रैंक और उसकी बेटी को गाड़ी की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा देते हैं। सुरक्षा के लिए इन लोगों ने फ्रैंक और उसकी बेटी के चारों तरफ पॉलीथीन की एक परत लगा दी, ताकि वायरस किसी भी तरह उनसे बाकी लोगों तक ना पहुंच सके। खैर, सारी तैयारी करने के बाद ये सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और शहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक ब्रायन की नजर रास्ते में खड़ी एक दूसरी गाड़ी पर पड़ती है। वह तुरंत अपनी गाड़ी रोक देता है। ब्रायन अच्छी तरह जानता था कि इस हालत में छोड़ी हुई गाड़ी के अंदर पेट्रोल जरूर होगा। इसके बाद ब्रायन और डैनी पेट्रोल लेने के लिए उस छोड़ी हुई गाड़ी की तरफ जाते हैं। डैनी धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचता है और कांपते हाथों से उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही डैनी दरवाजा खोलता है, उसकी नजर गाड़ी के अंदर बैठे एक इन्फेक्टेड आदमी पर पड़ता है, जिसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह
मर चुका हो। वह बिना आवाज किए धीरे धीरे कार की चाबी निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक उस इन्फेक्टेड आदमी की आंखें खुल जाती हैं। हालांकि इससे पहले कि वो इन्फेक्टेड आदमी उस पर हमला कर पाता, डेनी फुर्ती दिखाते हुए तुरंत चाबी निकाल लेता है और पीछे हट जाता है। इसी दौरान ब्रायन भी तेजी से वहां पहुंच जाता है। डेनी सावधानी से गाड़ी से पेट्रोल निकालने लगता है। खैर, पेट्रोल मिलते ही अब सभी लोग फिर से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर के सफर के बाद आखिरकार वो लोग शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन शहर में पहुंचते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पूरा शहर वीरान पड़ा था, सड़कें खाली थीं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और जगह जगह सिर्फ गंदगी और तबाही के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर में जिंदगी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हो। ब्रायन गाड़ी को उसी जगह पर लाकर रोकता है जिसके बारे में फ्रैंक ने उन्हें बताया था। इसके बाद सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सावधानी से बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। तभी फ्रैंक की बेटी जिद करने लगती है कि वह भी उनके साथ अंदर जाएगी। असल में वह कार में अकेले बैठने से डर रही थी। यह देखकर बॉबी फ्रैंक से कहती है कि वह बिल्कुल चिंता न करे, वह खुद कार में रुककर उसकी बेटी का ध्यान रखेगी। इसके बाद फ्रैंक और बाकी सभी लोग सावधानी से उस रिसर्च सेंटर के अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल बेहद डरावना और सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई आया ही ना हो। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यह सभी लोग सेंटर के अंदर तक पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने पड़ी कई लोगों की लाशें पर पड़ती हैं। पूरा कमरा डेड बॉडीज से भरा हुआ था। सभी लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर इस जगह पर क्या हुआ होगा। तभी अचानक फ्रैंक की नजर एक आदमी पर पड़ती है। वह उसे ध्यान से देखता है और तुरंत पहचान जाता है। फ्रैंक समझ जाता है कि यह वही डॉक्टर है जिसके बारे में उसने न्यूज में सुना था। ये वही डॉक्टर है जो इस खतरनाक बीमारी का इलाज बनाने की कोशिश कर रहा था। फ्रैंक तुरंत उस डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने इस खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है? अगर दवाई बन चुकी है तो प्लीज उसे तुरंत मुझे दे दो, क्योंकि मेरी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और शायद उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। डॉक्टर बताता है कि उसने एक दवाई तो तैयार की है, लेकिन वह इस बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वह सच में काम करेगी या नहीं। डॉक्टर बताता है कि इस दवाई के असर करने के सिर्फ 50% चांस हैं और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो यही दवाई मरीज की मौत की वजह भी बन सकती है। डॉक्टर ने वहां कुछ बच्चों को भी रखा हुआ था। अब वह उस दवाई को बच्चों पर इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर ब्रायन और बाकी सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर दवाई असर नहीं करती तो उन मासूम बच्चों की जान जा सकती थी। लेकिन डॉक्टर शांत आवाज में उन्हें समझाता है कि अगर वह यह दवाई नहीं देगा तो भी ये बच्चे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वह इस 50% उम्मीद पर भरोसा करना चाहता है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद इन बच्चों की जिंदगी बच सकती है। इधर दूसरी तरफ कार के अंदर फ्रैंक की बेटी और बॉबी आपस में बात कर रही होती हैं, लेकिन बात करते करते अचानक बच्ची को तेज खांसी आने लगती है और अगले ही पल वह बेहोश होकर सीट पर गिर जाती है। ये देखकर बॉबी बुरी तरह घबरा जाती है। वह तुरंत उसके पास पहुंचती है और जल्दी जल्दी उसका मास्क हटाकर उसकी हालत देखने लगती है। तभी बच्ची जोर से खांसती है और उसके मुंह से निकला खून सीधे बॉबी के चेहरे पर आ जाता है। यह नजारा देखकर बॉबी पूरी तरह डर जाती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि उस खून के संपर्क में आने के बाद वह भी धीरे धीरे इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ सकती है। अब उसी समय बाकी सभी लोग भी रिसर्च सेंटर से वापस गाड़ी की तरफ लौट रहे होते हैं। बॉबी उन्हें अपनी तरफ आते हुए देख लेती है। वह तुरंत घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने चेहरे और शरीर पर लगा खून साफ करने लगती है, ताकि किसी को भी यह पता न चल सके कि वह संक्रमित खून के संपर्क में आ चुकी है। यहाँ जब फ्रैंक अपनी बेटी की हालत देखता है तो वह घबरा जाता है और तुरंत बॉबी से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। बॉबी खुद डरी हुई थी, इसलिए वह सच्चाई छिपाते हुए कहती है कि कुछ खास नहीं, बस उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बॉबी जानती थी कि अगर सबको खून वाली बात पता चल गई तो शायद वे उसे अपने साथ रखने से मना कर देंगे। फ्रैंक अपनी बेटी की हालत देखकर और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसकी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसकी बेटी इतनी कमजोर हो गई थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फ्रैंक अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर फैसला करता है कि वह अब अपनी बेटी के साथ वहीं रुक जाएगा। वह बाकी लोगों से कहता है कि वे लोग उसे यहीं छोड़कर आगे निकल जाएं। मजबूरी में ब्रायन और बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे लोग अपनी कार को पूरी तरह सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर जरा सा भी इन्फेक्शन उनके पास पहुंच गया तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। जब कार अच्छी तरह साफ हो जाती है तब वे लोग फैसला करते हैं कि पास में मौजूद एक बिल्डिंग में जाकर कुछ समय रुकेंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। दरअसल लगातार भागते भागते और डर में जीते जीते वे सभी अपनी इस थका देने वाली जिंदगी से परेशान हो चुके थे। इसके बाद ये सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं। वहां आसपास अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं है। ये देखकर सभी लोग तय कर लेते हैं
हैं कि अब कुछ समय के लिए वे लोग यहीं रुकेंगे। इधर दूसरी तरफ बॉबी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है क्योंकि वह अब वायरस से संक्रमित हो चुकी थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी बॉबी डर की वजह से किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। इधर ब्रायन जब उस एरिया में बने स्विमिंग पूल को देखता है तो उसे वह बेहद गंदा नजर आता है। वह एक डंडे की मदद से उस पूल को चेक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके डंडे के नीचे पानी में छिपी एक डेड बॉडी आ जाती है। ये देखकर ब्रायन बुरी तरह घबरा जाता है। वह लगभग पानी में गिरने ही वाला होता है। तभी उसका छोटा भाई डेनी समय पर वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। अगर उस वक्त ब्रायन पानी में गिर जाता तो वह भी वायरस की चपेट में आ सकता था, क्योंकि उस पूल के अंदर एक संक्रमित लाश तैर रही थी। इस तरह आज ब्रायन की जान बाल बाल बच जाती है। इसके बाद सभी लोग बिल्डिंग के गार्डन एरिया में जाते हैं, जहाँ वे कुछ समय के लिए अपने डर और टेंशन को भूलकर मस्ती करने लगते हैं। यहाँ ब्रायन खुशी में बॉबी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी उससे दूरी बनाकर रखती है। दरअसल बॉबी जानती थी कि वह अब संक्रमित हो चुकी है और अगर ब्रायन उसके पास आया तो वह भी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ सकता है। इसलिए वह चाहकर भी ब्रायन को अपने करीब नहीं आने देती। वह बिल्डिंग काफी बड़ी थी, इसलिए रात होने के बाद भी ये सभी लोग आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन तभी अचानक अंधेरे में कोई उन पर टॉर्च की तेज रोशनी डालता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से भागने लगते हैं। उधर टॉर्च लेकर आए लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। इस घटना से अब यह साफ हो जाता है कि इस बिल्डिंग में इनके अलावा भी कोई मौजूद है जो अब इन्हें तलाश रहा है। तभी वहां पर कुछ लोगों का एक ग्रुप नजर आता है जिन्होंने अपनी बॉडी पर खास तरह के प्रोटेक्टिव सूट पहन रखे थे और अपने चेहरे मास्क से ढके हुए थे। साफ था कि वे लोग खुद को वायरस से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वे लोग ब्रायन और उसके साथियों को ढूंढ लेते हैं। उन्हें पकड़कर वे ब्रायन को मारते हुए पूछते हैं कि उनके ग्रुप का एक आदमी गायब है, क्या उन्होंने उसे मारा है? तभी डेनी डरते हुए उन्हें बताता है कि स्विमिंग पूल में भी एक आदमी की लाश पड़ी है और पूछता है कि क्या वह उनका ही साथी है। जब वे लोग पूल के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वह लाश उनके ही साथी की है जो वायरस से संक्रमित होकर मर चुका था। इसके बाद मास्क पहने हुए लोग ब्रायन और डेनी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। वे साफ शब्दों में बोलते हैं कि दोनों लड़कियां अब उनके साथ यहीं रहेंगी और तुम दोनों यहां से चले जाओ। ब्रायन और डेनी मजबूर थे क्योंकि उन लोगों ने उन पर गन तान रखी थी। अगर वे जरा सा भी कुछ करने की कोशिश की तो वो वहीं मारे जा सकते थे। यहाँ पर वे मास्क पहने लोग बॉबी और कैट को चेक करने के लिए अपने कपड़े उतारने को मजबूर करते हैं। हालात ऐसे थे कि बॉबी और कैट के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन जैसे ही वे लोग बॉबी के शरीर को देखते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि बॉबी भी वायरस से संक्रमित हो चुकी है, क्योंकि उसके शरीर पर लाल रंग के संक्रमण के निशान दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वे मास्क पहने लोग खुद डर जाते हैं। उन्हें खतरा महसूस होने लगता है कि अगर ये लड़कियां उनके साथ रहीं तो वे भी संक्रमित हो सकते हैं। इसी डर की वजह से वे दोनों लड़कियों को वहां से जाने देते हैं। खैर, इसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि ब्रायन और बाकी सभी लोग बॉबी से बेहद नाराज थे क्योंकि बॉबी ने अपने संक्रमित होने की बात किसी को नहीं बताई थी। इससे बाकी तीनों की जान भी खतरे में पड़ गई थी। कुछ दूर जाने के बाद ब्रायन अचानक गाड़ी रोक देता है। वह बॉबी से कार से बाहर उतरने के लिए कहता है, लेकिन बॉबी बार बार मना करती रहती है और बाहर नहीं आना चाहती। आखिरकार ब्रायन जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर उतार देता है और वह गुस्से में बॉबी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उस इन्फेक्टेड लड़की से दूर रहना, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद ब्रायन और बाकी सभी लोग बॉबी के लिए काफी सारा खाना और जरूरी सामान वहीं छोड़ देते हैं और उसे वहीं अकेला छोड़कर आगे निकल जाते हैं। बॉबी उन्हें दूर जाते हुए देखती रहती है और रोने लगती है, लेकिन ब्रायन और बाकी लोग नहीं रुकते क्योंकि वे जानते थे कि अगर बॉबी उनके साथ रही तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद ब्रायन को एहसास होता है कि उनकी कार का फ्यूल अब खत्म होने वाला है। यह बात समझते ही वह परेशान हो जाता है। तभी उनकी नजर सामने से आती हुई एक दूसरी कार पर पड़ती है। यह देखकर ब्रायन तुरंत अपनी गाड़ी उस कार के सामने लाकर खड़ी कर देता है। अचानक रास्ता रुकता देख सामने वाली कार भी मजबूर होकर रुक जाती है। दरअसल उस कार के अंदर दो बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई थीं। यहाँ डेनी कार से बाहर निकलता है और उनसे मदद मांगने जाता है। वह उनसे कहता है कि उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो चुका है और उन्हें थोड़ा सा फ्यूल चाहिए, लेकिन दोनों महिलाएं डर के कारण उनकी मदद करने से साफ मना कर देती हैं और अपनी कार को रिवर्स में भगाने लगती हैं। यह देखकर ब्रायन का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह तुरंत अपनी गन निकालता है
और उस कार पर गोली चलाने लगता है। गोली लगते ही जो बुजुर्ग महिला कार चला रही थी वह वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद ब्रायन उस दूसरी औरत को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह औरत बाहर आती है उसके हाथ में भी एक गन होती है। वह तुरंत ब्रायन पर गोली चला देती है, जिससे ब्रायन के पैर में गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। इससे गुस्से में आकर ब्रायन भी उस औरत पर गोली चला देता है और उसे वहीं मार देता है। इस पूरे समय डैनी लगातार ब्रायन को रोकने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ब्रायन गुस्से में उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इस घटना के बाद दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हो जाता है कि यह समय आपस में लड़ने का नहीं है, क्योंकि अब दोनों बुजुर्ग महिलाएं मर चुकी थीं और झगड़ने से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। अब ब्रायन के पैर में गोली लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। डैनी बिना समय गंवाए उसे गाड़ी में बैठाता है और तेजी से गाड़ी चलाकर एक घर के पास पहुंच जाता है। डैनी तुरंत गाड़ी से उतरकर घर के अंदर दवाइयां ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचता है वह एक डरावना नजारा देखता है। वहां का पालतू कुत्ता अपने ही मालिक की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। डैनी को देखते ही वह कुत्ता उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुत्ता डैनी को नुकसान पहुंचाता, डैनी तुरंत अपनी गन निकालकर उस पर गोली चला देता है और कुत्ते को वहीं मार देता है। खैर, दवाइयां लेकर डैनी वापस कार के पास लौट जाता है। वहां आकर वह सावधानी से ब्रायन के पैर से गोली निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह उसका घाव साफ करता है उसकी नजर ब्रायन के पैर पर बन रहे अजीब लाल निशानों पर पड़ती है। यह देखकर डैनी समझ जाता है कि ब्रायन भी अब इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुका है। दरअसल ब्रायन उस समय इन्फेक्ट हुआ था जब वह बॉबी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब हालात को देखते हुए कैट और डैनी मिलकर ब्रायन को कार के पीछे अलग करके आइसोलेशन में रख देते हैं, ताकि उसका संक्रमण किसी और तक ना फैल सके। खैर, लगातार पूरे दिन सफर करने के बाद आखिरकार रात हो जाती है। रात होने पर यह तीनों एक सुनसान जगह पर रुक जाते हैं। वहां पहुंचकर यह लोग ठंड से बचने के लिए कैंप फायर जलाते हैं और उसके आसपास बैठ जाते हैं। इसी दौरान कैट धीरे से डैनी से कहती है कि अब हमें ब्रायन को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे अपने साथ आगे लेकर चलते रहे तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। उधर ब्रायन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वायरस उसके शरीर पर पूरी तरह असर दिखाने लगा था। वह डैनी और कैट से बातें करते करते वहीं सो जाता है। आधी रात होने के बाद डैनी चुपके से ब्रायन के पास जाता है और वह धीरे धीरे उसकी बंदूक और कार की चाबी निकालने लगता है, ताकि बिना बताए वहां से निकल सके। लेकिन जब डैनी चाबी लेकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी अचानक ब्रायन वहां आ जाता है और डैनी को देखकर कहता है कि चाबी तो सही ले लेते। इसके बाद ब्रायन डैनी से पूछता है कि तुम मुझसे छुपकर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम मुझे सच बताकर भी जा सकते थे। फिर वह अपनी हालत की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखो, मैं धीरे धीरे खत्म होता जा रहा हूँ। आखिरकार ब्रायन भारी मन से डैनी से कहता है कि अब वह और दर्द नहीं सह सकता, इसलिए वह चाहता है कि डैनी उसे गोली मारकर यहीं खत्म कर दे। डैनी कांपते हाथों से ब्रायन पर बंदूक तानने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ट्रिगर दब ही नहीं पाता। उसके दिमाग में ब्रायन के साथ बिताए बचपन के सारे पल घूमने लगते हैं। वो साथ खेलना, हंसना और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना। ब्रायन डैनी की हालत समझ जाता है। वह उससे कहता है कि पुरानी बातों के बारे में मत सोचो, सब कुछ भूल जाओ। फिर वह डैनी से कहता है कि जल्दी से उसे गोली मार दे, क्योंकि वह अब इस तरह तड़प तड़प कर जीना नहीं चाहता। आखिरकार डैनी खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाता है और भारी दिल से ब्रायन पर गोली चला देता है। गोली लगते ही ब्रायन की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद डैनी अपने भाई के डेड बॉडी को जला देता है और कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि डैनी और कैट एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां यह खतरनाक वायरस नहीं फैला था। वहां पहुंचकर डैनी उस जगह को पहचान लेता है, क्योंकि यह वही जगह थी जहां वह अपने भाई ब्रायन के साथ पहले आया करता था। उस जगह को देखकर डैनी को ब्रायन की याद सताने लगती है और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।